डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 56, हायाशी योशिकी, क्यों? क्या आपको भी मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता है? भाई योशिकी, देखो, गिरी हुई नींबू वाली चाय में कुछ तैरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब सभी लोग अविश्वास से स्तब्ध खड़े थे, तब कोनन ने फर्श पर फैले तरल पदार्थ के पोखर की ओर इशारा किया। इस समय किसी ने भी कोनन को घटनास्थल के आसपास घूमने के लिए डांटा नहीं। कुछ ही देर में एक पुलिस अधिकारी ने एक औजार का इस्तेमाल करके तैरती हुई वस्तु को बाहर निकाला। जल्दी से जांच करने के बाद उसने कहा, यह दवा से भरा एक कैप्सूल है। एक कैप्सूल? इसका मतलब है कि संदिग्ध ने कैप्सूल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और उसे नींबू की चाय में डाल दिया, उसके घुलने का इंतजार किया और फिर सयूरी ने उसे पी लिया, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई, है ना? एक कैप्सूल को घुलने में आमतौर पर लगभग 10 मिनट लगते हैं, जिसका मतलब है कि उस समय सीमा के भीतर दुल्हन से मिलने वाला व्यक्ति ही दोषी हो सकता है। अधिकारियों का तर्क सामान्य से अधिक तीक्ष्ण था। आखिरकार इसमें इंस्पेक्टर कियोनागा मात्सुमोतो की बेटी शामिल थी और कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। संयोगवश सोनोको और रैन एक हैंडहेल्ड कैमरे से वीडियो बना रही थी। सयूरी मात्सुमोतो को नींबू की चाय मिलने के क्षण से लेकर घटना से लगभग 10 मिनट पहले तक हर आगंतुक को रिकॉर्ड किया गया था। नींबू वाली चाय सायूरी की सहेली सुश्री काजुमी ताकेनाका लेकर आई थी। अगले मेहमान श्री उमेमिया और दूल्हा तोशिहिको ताकासुगी थे। दूल्हा 8 मिनट पहले अंदर आया था। अगर उसने कैप्सूल गिरा दिया होता तो उसे घुलने का समय नहीं मिला होता। इसका मतलब है कि केवल मिस ताकेनाका और श्री उमेमिया ही संदिग्ध हैं, है ना? अधिकारियों ने तुरंत सोच विचार करना शुरू कर दिया। केवल 3 संदिग्धों के साथ उन्होंने तुरंत ही दिखने में ईमानदार तोशिहिको ताकासुगी को संदेह की श्रेणी से बाहर कर दिया और अपना संदेह काजुमी ताकेनाका और उमेमिया की ओर मोड़ दिया, जो दुल्हन के प्रति आसक्त एक छात्र था। यहां तक कि कोनन भी सहमत प्रतीत हुआ, जब तक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैप्सूल में रखने की क्या आवश्यकता है? क्या इसे अलग से नहीं डाला जा सकता था? हायाशी योशिकी के सवाल ने सबको स्तब्ध कर दिया। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तोशिहिको ताकासुगी एक बार फिर संदेह के घेरे में आकर स्तब्ध रह गया। उसने विरोध में अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? सुश्री ताकेनाका नींबू की चाय तो लाईं, लेकिन उसके बाद उसे कभी छुआ तक नहीं। अगर उन्होंने उसमें जहर मिलाया होता तो वह शुरुआत में ही ऐसा कर देती। हायाशी योशिकी ने शांत भाव से समझाया, उनका चेहरा भावहीन था जब उन्होंने तोशिहिको की ओर देखा। उन्होंने कहा, एक उपन्यासकार के दृष्टिकोण से अगर सुश्री ताकेनाका दोषी होती तो यह बहुत ही क्रूर होता। सीधे तौर पर जहरीली चाय देना, यह तो किसी को छुरा घोंपने के बराबर है। बहुत सरल, बहुत नीरस। और श्री उमेमिया भी कुछ इसी तरह के हैं। वह काफी दिलचस्प है। जैसा कि फुटेज में दिखाया गया है, उसने सयूरी को एक गुलाब दिया और कहा, सिर्फ मैं ही टीचर को खुश कर सकता हूं, हालांकि इससे किसी मकसद का संकेत मिल सकता है, लेकिन इतने आत्मविश्वास और प्रतिभा वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह के भद्दे तरीके का सहारा नहीं लेगा। भीड़ में उमेमिया ने पलकें झपकाईं। क्या यह तारीफ थी? दुविधा में पड़कर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हायाशी योशिकी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तो अब हमारे पास सिर्फ आप ही बचे हैं, श्री ताकासुगी। दूल्हे की पहचान चौंकाने वाली है। कैप्सूल फेंकने से शक का रुख दूसरी तरफ चला जाता है और वह खुद इस मामले से बाहर हो जाता है। इससे सस्पेंस बढ़ता है। घटनाक्रम में नए मोड़ आते हैं। एक किरदार के रूप में वह हत्यारे के रूप में कहीं अधिक दिलचस्प साबित होता। यह तर्क बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तोशिहिको ताकासुगी ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान बिखेरी। कोई सबूत नहीं है। वैसे भी मैं सयूरी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? कैप्सूल की स्थिति से पता चलता है कि पेय में डालते समय यह साबुत था। इसका मतलब है कि इसे अलग से तैयार किया गया था। अगर आप दोषी हैं, श्री ताकासुगी, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को सीलबंद, सूखे रूप में लाया होगा। इस निष्कर्ष ने इंस्पेक्टर मेगुरे को हैरान कर दिया, लेकिन कोनन तुरंत समझ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड नमी को सोख लेता है और हवा के संपर्क में आने पर तरल हो जाता है। भाई योशिकी का कहना है कि हत्यारे को इसे इस तरह से ले जाना पड़ा होगा जिससे यह सूखा रहे। उसने हायाशी योशिकी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह सही है? बिल्कुल सही, योशिकी ने पुष्टि की। ताकासुगी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सचमुच उसे जहर दिया था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कैप्सूल वाली चाल नाकाम हो जाएगी, जिससे उसके पास अपनी जेब में मौजूद सबूतों को छिपाने का कोई मौका नहीं बचेगा। कुछ ही देर में पास के अस्पताल से एम्बुलेंस आ गई। बेहोश पड़ी सायूरी मात्सुमोतो को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि अधिकारी तोशिहिको ताकासुगी पर कड़ी नजर रख रहे थे। हम कमरे की तलाशी लेंगे, श्री ताकासुगी। अगर हम आपकी तलाशी लें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी?
संदेह के बोझ और पुलिस के अधिकार के सामने तोशिहिको इनकार नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसके कोट की भीतरी जेब से एक छोटी सी डेसिकेंट सूखा पदार्थ की शीशी बरामद हुई, जिसमें अभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंश मौजूद थे। तुम कमीने! तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? कियोनागा मात्सुमोतो आपा खो बैठा। उसने अधिकारियों को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और ताकासुगी को कॉलर से पकड़ लिया। लाल आंखों वाला, क्रोधित तोशिहिको अचानक मुस्कुरा उठा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भी वही महसूस करो जो मैंने महसूस किया। उसने विकृत संतुष्टि भरी नजरों से घूरते हुए कहा, 20 साल पहले एक संदिग्ध का पीछा करते समय आपकी कार के कारण एक दुर्घटना हुई थी। मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। क्या आपको याद नहीं है? क्या? कियोनागा मात्सुमोतो स्तब्ध रह गया। उस समय वह वास्तव में एक खतरनाक अपराधी का पीछा कर रहा था। भागती हुई कार की चपेट में आकर एक मां और बच्चे को टक्कर मार दी गई थी। जब यह घटना घटी तब मेरी मां जीवित थी। अगर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो शायद वे बच जाती। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उनकी मृत्यु हो गई। और मुझे तुम्हारा वह ठंडा, उदासीन चेहरा याद है। सर, क्या यह सच है? मिगुरे ने पूछा। मौन। फिर एक धीमी आवाज आई। हाँ। लेकिन वह अपराधी बेहद खतरनाक था। अगर मैंने उसका पीछा न किया होता तो और भी कई लोग मारे जा सकते थे। मैं बाद में लौटा, लेकिन तब तक पीड़ित जा चुके थे। मुझे निःसंतान ताकासुगी परिवार ने गोद लिया था। कई साल बाद मेरी मुलाकात काजुमी से हुई और मुझे पता चला कि सयूरी आपकी बेटी है। मैं अपने गुस्से को और दबा नहीं सकी। तो फिर तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला? सायूरी को चोट क्यों पहुंचाई? क्योंकि जब तक आप भी किसी अपने को नहीं खोते तब तक आपका दर्द वास्तविक नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हारी मां की मौत का कारण वही अपराधी नहीं था? इस बार हयाशी योशिकी ने सचमुच उलझन में पड़कर पूछा। तोशिहिको के चेहरे पर भावहीनता छा गई। तुम्हें क्या पता? अगर वो न होता तो? तुम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष दे रहे हो। हयाशी योशिकी की शांत आवाज बेहद प्रभावशाली थी। आपने अपराधी से न्याय नहीं मांगा। आपने अपनी नफरत उस पुलिस अधिकारी पर निकाली जो आपकी मां को नहीं बचा सका। अगर आप दुख के कारण श्री मात्सुमोतो के पीछे पड़ते तो शायद मैं समझ सकता था, लेकिन निर्दोष लोगों को निशाना बनाना? यह न्याय नहीं है। यह कायरता है। तोशिहिको अवाक रह गया। उसने मुंह खोला लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। खैर, वह मूर्ख औरत शायद मुझे सिर्फ ताकासुगी की दौलत के लिए ही प्यार करती थी। थप्पड़! एक भीषण ध्वनि गूंज उठी। काजुमी ताकेनाका लाल आंखों से उसके सामने खड़ी थी। तुम बेवकूफ! तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? काजुमी! सायूरी को सब कुछ पता था। दुर्घटना, तुम्हारा अतीत, सब कुछ। असंभव। अगर उसे पता होता तो वह मुझसे शादी क्यों करती? क्योंकि उसने तुम्हें माफ कर दिया, मूर्ख। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? नींबू की चाय में जहर होने का संदेह होने के बावजूद भी उसने उसे पी लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझे बताया कि उसका पहला प्यार एक लड़का था जिसे नींबू वाली चाय बहुत पसंद थी। आपसे मिलने के बाद वह बार बार कहती रही कि आप उसे उसकी याद दिलाते हैं। इसलिए मैंने आपके बारे में छानबीन की। उसे सब कुछ पता था, फिर भी वह आपसे शादी करना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हायाशी योशिकी ने शांत भाव से कहा, हो सकता है कि उसने तुम्हें उसमें जहर मिलाते हुए देखा हो और फिर भी उसने प्रायश्चित करने या तुम्हारी क्षमा मांगने के लिए उसे पी लिया हो। तोशिहिको के विचार बेकाबू हो गए। उसकी झिझक, उसका चुंबन, सब कुछ समझ में आ गया। उसकी हालत स्थिर है और वह ठीक हो जाएगी। हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दे, हायाशी ने रुकने से पहले कहा। लेकिन अब क्या करूं? कुछ चीजें एक बार हो जाने के बाद कभी वापस नहीं ली जा सकती। भले ही वह तुम्हें माफ कर दे, लेकिन जब भी तुम उसे मुस्कुराते हुए देखोगे, क्या तुम सच में यह भूल पाओगे कि एक समय वह तुम्हारी वजह से खून से लथपथ पड़ी थी? तोशिहिको का चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट और अपराधबोध के हावी होने पर वह मानसिक रूप से टूट गया। भाई योशिकी! उसके शांत चेहरे को देखकर रैन ने धीरे से कहा। वह मुड़ा और उसने रैन को हल्की सी मुस्कान दी। कुछ ही देर बाद एक अधिकारी अंदर आया और बोला, सुश्री मात्सुमोतो सुरक्षित हैं। आराम करने के बाद वे ठीक हो जाएंगी। सभी ने राहत की सांस ली। जब तोशिहिको को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था, तभी हायाशी योशिकी बाहर निकले और अपना फोन निकाला। हायाशी योशिकी, ठीक है, समस्या हल हो गई। कुछ सेकंड बाद एक और संदेश। हायाशी योशिकी, यह थोड़ा जटिल था, उस व्यक्ति को बहुत कुछ कहना था। जिन, क्या यह आपके द्वारा निपटाए गए मामलों में से एक था? हायाशी योशिकी? जिन? फिर
हायाशी योशिकी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर उन्हें एक और संदेश मिला। जिन, कल कौन सा दिन है? हायाशी योशिकी, 19 जून। जिन, और परसों? हायाशी योशिकी, तो तुम लोग सच में मेरी परवाह करते हो, है ना? तुम चिंतित हो, जिन? उन्होंने सीधे जवाब देने से परहेज किया, लेकिन इशारा स्पष्ट था। जिन अपने मनोचिकित्सा सत्रों पर नजर रख रहा था और उसने इस बात से इनकार भी नहीं किया। लेकिन फिर भी, क्या यह कोइंट्रेउ नाम का व्यक्ति वाकई मानसिक रूप से अस्थिर है? जिन, क्या वह मनोचिकित्सक भरोसेमंद है? हायाशी योशिकी, क्यों? क्या आपको भी थेरेपी की जरूरत है? फिर वो कमीना जिन, जो बिना पलक झपकाए लोगों को बेहद करीब से गोली मार सकता था, ने महसूस किया कि उसका रक्तचाप अचानक बढ़ गया है। जिन, मैं आपके लिए किसी और डॉक्टर का इंतजाम कर दूंगी। उसने बातचीत जारी रखने की अनिच्छा दिखाते हुए अपना फोन एक तरफ रख दिया। अध्याय 57 से 57, सम्मोहन और डेथ नोट। दूल्हे द्वारा दुल्हन को जहर देने की घटना अगले दिन अखबारों में छपी। यह मामला जल्द ही एक चर्चित विषय बन गया, संभवतः इसलिए क्योंकि कहानी नाटकीय थी, भावनात्मक रूप से आवेशित थी और इसमें 20 साल पहले हुई पुलिस की एक चूक शामिल थी। हायाशी योशिकी का नाम और तस्वीर एक बार फिर प्रेस में छपी। उस दोपहर वह अपने निर्धारित थेरेपी सत्र के लिए बेइका फार्मास्यूटिकल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में वापस लौट आए। सफेद कोट पहने क्योसुके फुडो मुस्कुराते हुए परामर्श कक्ष में दाखिल हुए और बोले, आपको एक हफ्ते से नहीं देखा। श्री हायाशी तो और भी मशहूर हो गए हैं। इस रफ्तार से तो मेरे मेडिकल चार्ट पर आपके हस्ताक्षर भी कीमती हो सकते हैं। तो फिर उस हस्ताक्षर का उपयोग आज के सत्र के भुगतान के रूप में क्यों न किया जाए? हाँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फुडो क्योसुके ने गर्मजोशी से हंसा। संक्षिप्त शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और अधिक पेशेवर लहजे में पूछा, क्या पिछले सप्ताह आपकी हालत में सुधार हुआ है? इसमें सुधार नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति खराब भी नहीं हुई है। हम्मा, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, समय का भ्रम काफी समय से बना हुआ है। यह रातों रात ठीक होने वाली चीज नहीं है। फुडो क्योसुके को आश्चर्य नहीं हुआ। कोई गिरावट नहीं होने का मतलब आपकी सभी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्रियाएं भी हैं, है ना? जिसमें स्मृति और मनोदशा भी शामिल हैं? हाँ, कुछ भी नहीं बदला है। मुझे कहना पड़ेगा, श्री हायाशी, मुझे आपसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। परीक्षण परिणामों के अनुसार आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य असाधारण रूप से स्थिर है। फिर क्या आपको लगता है कि समय की गड़बड़ी आपके दैनिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है? यह कहना झूठ होगा कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन हाल ही में कोई मुझे हर रात तारीख याद दिलाकर मेरी मदद कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यह समस्याजनक हो सकता है, डॉक्टर फुडो? जरूरी नहीं। लेकिन जब कोई आपको कल की तारीख बताता है, तब भी आप उसे आज की तारीख से मानसिक रूप से नहीं जोड़ पाते, है ना? बिल्कुल। समझा। फुडो क्योसुके ने सिर हिलाया और मेडिकल फाइल में कुछ लिख लिया। हायाशी योशिकी ने अपने बगल में रखे गिलास से पानी की एक घूंट ली। जब उसने पुष्टि की कि कार्यालय में प्रवेश करने के बाद से 5 मिनट बीत चुके हैं, जो सम्मोहनकारी गैस को कमरे में भरने के लिए पर्याप्त समय है, तो उसने अपनी अंगूठी पर लाल बत्ती का पैटर्न सक्रिय किया और सूक्ष्म दृश्य सम्मोहन शुरू कर दिया। फुडो क्योसुके ने वाक्य के बीच में रोक दिया। डॉक्टर फुडो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाम कितने प्रभावशाली होते हैं? नाम एक आकर्षक और जटिल विषय है, फुडो क्योसुके ने उत्तर दिया। जब हायाशी ने और स्पष्टीकरण मांगा, तो फुडो ने विस्तार से बताया। सबसे पहले, किसी व्यक्ति के नाम का मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो कानूनी रूप से अपना नाम बदलकर अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान भी इसका समर्थन करता है। एक नया नाम व्यक्तिगत संकेत या प्रतीकात्मक पुनर्जन्म के रूप में काम कर सकता है। दूसरा, नाम एक व्यक्तिगत पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। एक भावनात्मक प्रतीक के रूप में, यह प्रारंभिक बचपन के दौरान आंतरिक रूप से आत्मसात हो जाता है और जीवन भर मजबूत होता रहता है। क्योसुके फुडो ने विस्तार से बोलना जारी रखा। वह एक कुशल संचारक थे, यह गुण उन्हें एक अत्यंत प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनाता था। हायाशी योशिकी ने अपने विषय का मूल्यांकन करते हुए जानकारी को आत्मसात किया। फुडो के रुकने के बाद योशिकी ने एक और सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति 20 या 30 साल से अपने नाम के साथ जी रहा है और अचानक उसे बदल देता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका अवचेतन मन किस नाम को अधिक मजबूती से पहचानता है? हो सकता है कि वे जानबूझकर नए नाम से खुद को जोड़ पाएं, फुडो ने कहा। लेकिन अवचेतन मन मूल नाम की छाप को बरकरार रखता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को बचपन के उपनाम से पुकारा जाता है, उसने शायद दशकों से वह उपनाम न सुना हो, लेकिन अगर कोई परिचित आवाज उसे पुकारती है, तो वह सहज रूप से मुड़कर देखेगा। यह प्रतिक्रिया अवचेतन मन में गहराई से बैठी होती है। हायाशी योशिकी ने धीरे से सिर हिलाया। किसी नाम की छाप अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन सम्मोहन की स्थिति में क्या होगा? जैसे ही उसने अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी को छुआ, उसके मन में एक विचार आया। क्या आप अपने वर्तमान नाम से संतुष्ट हैं, डॉक्टर फुडो? मेरा नाम? कोई बात नहीं। मुझे इससे कभी कोई समस्या नहीं हुई। क्या आपने कभी किसी दूसरे नाम से जीने की इच्छा की है? शायद जब मैं छोटी थी तब।
मैंने स्कूल के दिनों में कुछ ज्यादा आकर्षक चीज के बारे में सोचा था, लेकिन वह दौर बीत गया। मैं समझ गया। फिर भी आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, डॉक्टर फुडो। क्योसुके जैसा साधारण नाम कुछ ज्यादा ही सादा लगता है। क्या ऐसा है? क्योसुके फुडो वास्तव में एक हत्यारा था जो सबके सामने छिपा हुआ था। हायाशी योशिकी को यह बात धुंधली सी याद थी। स्पाइडर के मायावी उपकरण को हासिल करने और गहरी सम्मोहन शक्ति उत्पन्न करने की उसकी क्षमता की पुष्टि करने के बाद से वह डेथ नोट से संबंधित एक बहुत ही विशिष्ट सिद्धांत का परीक्षण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर पीड़ित व्यक्ति अपना असली नाम न पहचान पाए तो क्या नोटबुक का घातक प्रभाव तब भी काम करेगा? क्या डेथ नोट समाज द्वारा ज्ञात नाम के आधार पर फैसला करेगा या उस नाम के आधार पर जो पीड़ित के अवचेतन में समाया हुआ है? और क्या होगा यदि डेथ नोट द्वारा दी गई 23 दिनों की अवधि के दौरान लक्षित व्यक्ति को बार बार सम्मोहित करके उसका नाम भुला दिया जाए और वह एक नया नाम स्वीकार कर ले? क्या वे सैद्धांतिक रूप से जीवित रह सकते हैं? हायाशी योशिकी यह पता लगाना चाहता था। इसका परीक्षण एक ही बार में नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के साथ इस तरह के सत्रों का उपयोग करके वह क्योसुके फुडो के दिमाग को प्रभावित कर सकता है, उसे अपना असली नाम भूलने और एक झूठा नाम अपनाने के लिए तैयार कर सकता है। इससे उसे सब कुछ पता चल जाएगा। लगभग 1 घंटे तक चले सत्र के बाद हायाशी योशिकी बेइका फार्मास्यूटिकल अस्पताल से निकलकर पार्किंग स्थल की ओर चले गए। उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी चलाने से पहले उसने अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा। हायाशी योशिकी, डॉक्टर का कहना है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। चिंता की कोई बात नहीं है। जिन, ठीक है। जिन, मैंने बेइका शहर में आपकी जासूस एजेंसी के लिए कई संभावित किराए की जगहें ढूंढी हैं। मैंने पते और तस्वीरें आपके ईमेल पर भेज दी हैं। क्या वह इतने छोटे मोटे काम भी संभाल लेता था? हायाशी योशिकी थोड़ा हैरान था। अध्याय 58 से 58, हिरोटा मसामी। जिन ने मेरे लिए जो ऑफिस बुक कराया था वह काफी अच्छा था। 2 मंजिला यह अलग इमारत एक व्यावसायिक सड़क के सामने थी। इसकी शैली मौरी डिटेक्टिव एजेंसी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन यह उससे कहीं अधिक आकर्षक थी। किंदाइची डिटेक्टिव एजेंसी। हायाशी योशिकी ने एजेंसी का नाम यही रखने का फैसला पहले ही कर लिया था, यह महज एक दिखावा था। आखिरकार वह मूल रूप से अभी भी एक रहस्य उपन्यासकार थे और उस पहचान के माध्यम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रशंसक वर्ग विकसित कर लिया था। किंदाइची नाम न केवल उन्हें जानने वालों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा बल्कि प्रशंसकों के बीच बातचीत शुरू करने का एक अच्छा जरिया भी बन सकता है, इसलिए यह काफी लोकप्रिय होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस जगह का इंतजाम जिन ने किया था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच करनी पड़ी कि वहां कोई जासूसी उपकरण या छिपे हुए निगरानी उपकरण तो नहीं है। हायाशी योशिकी में निगरानी रोधी उपायों के प्रति अच्छी जागरूकता थी। कम से कम संगठन द्वारा प्रशिक्षित सामान्य कार्यकर्ताओं से तो कहीं बेहतर। खैर, ईमानदारी से कहें तो बोर्ड का जैसे गुप्त सदस्य भी थे। पूरी तरह से जांच करने के बाद हायाशी योशिकी को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ऑफिस की व्यवस्था पूरी करने के बाद वह साइन बोर्ड और लाइट बॉक्स बनवाने के लिए बाहर गया। फिर उसने समय देखा, 16:43। अभी थोड़ा जल्दी था। हायाशी योशिकी ने अपना फोन उठाया और अपने टेक्स्ट मैसेज खोले। लिस्ट में सबसे ऊपर योको ओकिनो का मैसेज था। योशिकी कुन, कल 10 जून है। हाँ। यह वही संदेश था जो उसने पिछली रात 9 बजे भेजा था। हाँ, मुझे याद है। यही तारीख है ना? हाँ। उसे इमोजी का इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। योको ओकिनो विशेष रूप से ऊर्जावान प्रतीत हुई। रात 9 बजे के बाद हुई बातचीत में वह अपने दिन भर की बातें और मनोरंजन जगत की गपशप साझा करती रही। वह बात करने के लिए उत्सुक और बेहद उत्साही लग रही थी। मुझे लगभग 7 बजे तक काम खत्म करने में समय लगेगा। क्या यह ठीक है, योशिकी कुन? उसने यह संदेश कुछ ही मिनट पहले भेजा था। हायाशी योशिकी, कोई बात नहीं, तो मैं उसी समय आपके घर टैक्सी ले लूंगा, योको। क्योंकि उन्होंने पिछली बार शराब पीने का जिक्र किया था, इसलिए हायाशी योशिकी ने आज गाड़ी चलाने की योजना नहीं बनाई थी। दूसरी तरफ से खुशी भरा ओके जवाब मिलने के बाद उसने अपना फोन रख दिया और बैंक जाने का फैसला किया क्योंकि उसे कोई जरूरी काम नहीं था। श्वांग्य पब्लिशिंग से मिलने वाली तिमाही रॉयल्टी कल ही जमा हुई थी। पासबुक भर जाने और नई पासबुक की जरूरत होने के अलावा उन्हें कुछ नकदी भी निकालनी थी। एक नंबर ले लें। लाइन में इंतजार करें। लगभग 10 मिनट बाद हायाशी योशिकी एक बैंक क्लर्क के सामने खड़ा था जिसने एक नेम टैग पहना हुआ था जिस पर हिरोटा मासामी लिखा था। हेलो, क्या आप कृपया मुझे एक नई पासबुक बनवाने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। हिरोटा मासामी बेइका बैंक में एक नया कर्मचारी था। वह अपने युवा स्वरूप, सौम्य व्यवहार और मददगार रवैये के लिए पड़ोस में जानी जाती थी। उसने खाते की जानकारी की जांच की, डेटा की पुष्टि की और कुशलतापूर्वक एक नई पासबुक जारी कर दी। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। श्रीमान हायाशी, यह रही आपकी नई पासबुक। कृपया इसका ध्यान रखें। वह काउंटर के पीछे खड़ी हुई और दोनों हाथों से उसे सौंपते हुए चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। माफ कीजिए, क्या आप प्रसिद्ध लेखक हायाशी योशिकी हैं? हो सकता है मैं बहुत प्रसिद्ध न हूं, लेकिन शायद आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं।
हायाशी योशिकी मुस्कुराए। क्या आप ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे? ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर इससे आपको कोई परेशानी न हो। चूंकि यह काम के घंटों के दौरान हुआ था, इसलिए हिरोटा मासामी थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। हायाशी योशिकी ने मुस्कुराते हुए सहर्ष हस्ताक्षर किए। जब उसने उसे जाते हुए देखा, तो हिरोटा मासामी यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह कितना उज्ज्वल और सौम्य व्यक्ति था। सच तो यह है कि उसे ऑटोग्राफ में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब जब वह एक आम इंसान की तरह काउंटर पर काम करने में सक्षम थी, तो उसे ऐसे साधारण जीवन की और भी अधिक लालसा होने लगी। हिरोटा मासामी ने चारों ओर नजर डाली। काउंटर के पीछे उनकी सहकर्मी मनोरंजन पत्रिकाओं में छपे सितारों के बारे में बातें कर रही थी। लाइन में खड़ा एक युवा जोड़ा अगले रेस्तरां में जाने के बारे में हंस रहा था। थोड़ी दूर पर 3 लोगों का एक परिवार रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। यह तो अच्छा है। इन दृश्यों को देखकर अपनी वास्तविकता के दलदल में फंसी महिला के मन में एक गहरी तड़प पैदा हो गई। ऊपर से देखने पर वह शांत और संयमित प्रतीत होती थी, लेकिन उसका जीवन शुरू से अंत तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आगे का अंधेरा इतना घुटन भरा था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इसी कारण मियानो अकेमी अपनी छोटी बहन के साथ संगठन से भागने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। संगठन की कीमत 1 अरब येन थी, और तब भी यह अनिश्चित था कि वे वास्तव में उसकी बहन को जाने देंगे या नहीं। लेकिन मियानो अकेमी को इस आखिरी उम्मीद से चिपके रहना था। इसी बीच हायाशी योशिकी ने एटीएम से नकदी निकाली और वहां से चले गए। मियानो अकेमी, है ना? बेशक, हायाशी योशिकी ने उसकी असली पहचान ली थी, लेकिन वह अभी ज्यादा शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता था। आखिरकार वह फिलहाल जिनके संपर्क में थी, और अगर उसका भेद खुल गया तो हालात बिगड़ सकते थे। कम से कम तब तक नहीं जब तक वह मर न जाए। हायाशी योशिकी हमेशा दीर्घकालिक योजना बनाते थे। वह एक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र जीवन चाहता था, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में उसकी पहचान एक टाइम बम की तरह थी जो अंततः फट जाएगी। जब तक संगठन का पतन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता था। अगर मुझे सचमुच मन की शांति चाहिए, तो मुझे हर किसी के नाम और चेहरे जानने होंगे, विशेषकर रम और करासुमा रेन्या के। हायाशी योशिकी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी कॉइन्ट्रो छवि खुलेआम विकसित नहीं हो सकती थी। सार्वजनिक रूप से सामने आना बहुत जोखिम भरा था। वह खुद को अच्छा इंसान नहीं समझता था। उन्हें अपनी जान की बहुत परवाह थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता, तो वे अपने आसपास के लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्हें सहयोगियों की जरूरत थी। इसके अलावा हैबारा, जो मुख्य पात्रों में से एक थी, एक ऐसी शख्सियत थी जिसे हायाशी योशिकी को हासिल करना ही था। अन्यथा अपनी सटीक सूझबूझ से वह संगठन के सदस्यों को पल भर में पहचान सकती थी। उसका विश्वास जीतने के लिए मियानो अकेमी निस्संदेह सबसे अच्छा माध्यम थी। उसके जरिए अकाई शुइची से संपर्क करना भी संभव हो सकता था। अध्याय 59 से 59, योको ओकिनो के साथ मुलाकात। शाम 7:12 बजे। रात के समय टोक्यो रंगीन नियॉन लाइटों से सजा हुआ था, जिससे यह बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक शांत लेकिन जीवंत शाम। हलचल भरी व्यावसायिक सड़क पर दुकानों की खुली खिड़कियों से नारंगी रोशनी निकल रही थी, जो पक्के फुटपाथों पर चलती हुई आकृतियों के साथ साथ दिखाई दे रही थी। इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, योशिकी-कुन। ओकिनो योको की मधुर और हंसमुख आवाज ने इंतजार कर रहे हायाशी योशिकी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अंततः दोनों ने एक छोटी सी गली में मिलने का फैसला किया। क्योंकि आसपास कोई नहीं था, इसलिए योको ओकिनो ने अपने धूप के चश्मे और मास्क को हटाने का अवसर लिया। वह आज विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। उसके लंबे भूरे बाल करीने से संवारे हुए थे, और उसके भावपूर्ण चेहरे पर हल्की सी लाली थी। लेकिन क्या यह जानबूझकर किया गया भेष था? सफेद ब्लाउज और काले रंग के सूट में वह एक तेज-तर्रार ऑफिस प्रोफेशनल लग रही थी। उनके गोल और पतले पैर काले रंग की पैंटीहोज में लिपटे हुए थे, जिससे वह बेहद आकर्षक दिख रही थी। मैंने इसे एक टीवी ड्रामा की शूटिंग के दौरान पहना था। योशिकी-कुन, आपको कैसा लगा? जैसे कि उसने हायाशी योशिकी के थोड़े आश्चर्य को भांप लिया हो, योको ओकिनो ने स्वयं ही बोलना शुरू कर दिया। योको, ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। यह इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। उसने थोड़ी शर्म से अपने कंधे झुका लिए और मुस्कुराई। फिर हायाशी योशिकी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने पूछा, तो क्या हम अब जा रहे हैं? हमें पहले खाना खा लेना चाहिए, है ना? हाँ। योको ओकिनो को वाकई थोड़ी भूख लगी थी। दोनों गली से बाहर निकले, और योको ओकिनो ने अपना मास्क और धूप का चश्मा वापस पहनने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे किया। टोपी पहनना ज्यादा सुरक्षित होता, लेकिन उसने आज अपने बालों को बड़े ध्यान से संवारा था। हायाशी योशिकी और ओकिनो योको साथ साथ चले। कोई मार्गदर्शन नहीं, बातचीत भी नहीं। योको ओकिनो। उसने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, वह स्पष्ट रूप से पहचाने जाने को लेकर चिंतित थी। और चूंकि उसकी आवाज बहुत ही विशिष्ट थी, इसलिए वह बहुत जोर से बोलना नहीं चाहती थी। अचानक हायाशी योशिकी ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह लाल बत्ती है। उनकी मधुर आवाज सुनाई दी। योको ओकिनो ने सिर हिलाया। उसने अपने धूप के चश्मे के नीचे से उसके हाथ पर एक नजर डाली और महसूस किया कि उसके हाथ उसकी कल्पना से कहीं अधिक चौड़े और गर्म थे।
जून का महीना था और गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। उनके आसपास के लोग ठंडे मौसम की तुलना में कम तनाव में थे, ज्यादातर लोग फुटपाथ पर जल्दी जल्दी चल रहे थे। लाल बत्ती होने पर भी पैदल यात्री क्रॉसिंग पर जमा होने लगे। जब सिग्नल बदला और वे फिर से चलने लगे, तो योको ओकिनो, जो अभी भी हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी, को अचानक एहसास हुआ कि लाल बत्ती उसकी सोच से पहले ही खत्म हो गई होगी। लेकिन योशिकी अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। आपको आमतौर पर क्या खाना पसंद है? उसने पूछा। शायद याकिनिकु और सुकियाकी, क्योंकि आपको उन्हें अक्सर खाने का मौका नहीं मिलता। हाँ, योशिकी कुन से यही उम्मीद थी। योको ओकिनो मास्क के नीचे भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन सच तो यह है कि वह आज उस तरह का खाना नहीं खाना चाहती थी, उन बर्तनों से उसके बालों और कपड़ों में बदबू रह जाती। योशिकी कुन, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं? मैकडॉनल्ड्स का पौष्टिक नाश्ता। हाँ। योको ओकिनो बहुत हैरान थी। हैरान? थोड़ा बहुत। मुझे लगा था कि योशिकी कुन को अच्छे पश्चिमी रेस्तरां में खाना पसंद होगा। मैं कभी कभी ऐसी जगहों पर जाता हूं। हयाशी योशिकी मुस्कुराए। चूंकि वे एक व्यस्त इलाके से गुजर रहे थे, इसलिए योको ओकिनो से बात करते समय वह अपने दूसरे हाथ से अपना मास्क थोड़ा ऊपर उठा लेता और जानबूझकर धीमी आवाज में बोलता। उसे यह काफी मजेदार लगता था। साथ साथ चलते हुए दोनों ने अचानक रात के खाने में सुशी खाने का फैसला किया। कन्वेयर बेल्ट सुशी। मैं काफी समय से इस तरह की सुशी खाने की इच्छा रखता था। तो चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है। हायाशी योशिकी ने गौर किया कि सुशी रेस्टोरेंट में बाहर की सीटों के बीच डिवाइडर लगे हुए थे, जिससे निजता बनाए रखना आसान हो गया था। खाना बस ठीक ठाक था। हायाशी योशिकी को कच्चा खाना खाना ज्यादा पसंद नहीं था। वह ज्यादातर पका हुआ सुशी और इसी तरह के व्यंजन ही ऑर्डर करते थे। योको ओकिनो उनके साथ बाहर खाना खाने से ही बेहद खुश लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि कन्वेयर बेल्ट सुशी रेस्टोरेंट में गैशापॉन मशीनें होती हैं। मुझे यह बात कभी पता ही नहीं थी। खैर, यह बात तो सभी को पता नहीं है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी हायाशी योशिकी उसका हाथ पकड़े रहा। जिस सहजता से उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। योको ओकिनो मन ही मन उत्साहित थी। हायाशी योशिकी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं, अभी तो बहुत जल्दी है। हाँ। अब याद आया, मैं पूछना भूल ही गई थी, योको, क्या तुम दिन भर काम करने के बाद थक नहीं गई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के सारे दृश्य बहुत हल्के फुल्के थे और मुझे दोपहर में झपकी लेने का समय मिल गया। अच्छा लगता है। तो आज तुमने क्या किया, योशिकी कुन? मैंने नए कार्यालय का जायजा लिया, फिर अपनी पासबुक बदलवाई। उसके बाद मैं बस आज के दिन का इंतजार कर रहा था। फिर हायाशी योशिकी के चेहरे पर मुस्कान देखकर योको ओकिनो ने क्षण भर के लिए अपनी सांस रोक ली। धूप का चश्मा पहने होने के बावजूद भी वह इतनी शर्मीली थी कि उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वे कुछ देर के लिए चुप हो गए। लेकिन यह अटपटा नहीं था। जैसे जैसे वे चलते रहे, योको ओकिनो का ध्यान उनके कदमों की आहट पर गया। उसने देखा कि उनके कदम एक समान नहीं थे, इसलिए उसने चुपचाप अपने कदमों को उनके कदमों से मिलाने के लिए समायोजित कर लिया। हायाशी योशिकी ने देखा। फिर योशिकी कुन, आपने जिस कार्यालय का जिक्र पहले किया था, क्या आपका मतलब आपकी जासूस एजेंसी से है? हाँ। मैंने आज दोपहर को साइन बोर्ड और लाइट बॉक्स का ऑर्डर दे दिया है। अगर किस्मत अच्छी रही तो यह कल तक तैयार हो जाएगा। मैं समझ गया। दरअसल, इससे मुझे याद आया। हम हो सकता है मुझे किसी और टीवी ड्रामा में कास्ट किया जाए, और निर्देशक ने कहानी के लिए एक पेशेवर जासूस को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का जिक्र किया। वास्तव में? योको ओकिनो ने नाटक परियोजना के बारे में बात करना शुरू किया। यह एक रहस्य थीम वाला शो था। इस दुनिया में जासूसी से संबंधित कहानियां जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थीं। हायाशी योशिकी ने सोचा कि इस पर विचार करना उचित होगा। उसे अधिक प्रसिद्धि और समाज में उच्च स्थान की आवश्यकता थी। अन्यथा, पिछले कुछ दिनों से जिन के आने वाले संदेश, जिनमें सभी हत्याओं के आदेश थे, बंद नहीं होते। जिन ने तो यहां तक कि संगठन के काम के लिए अधिक समय बचाने के लिए एक कार्यालय खोलने में भी उसकी मदद की थी। वाह! एक आदर्श कार्यकर्ता जो दूसरों को भी आदर्श कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। योशिकी कुन, क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद हैं? जब वे एक कैट कैफे के पास से गुजर रहे थे, योको ओकिनो ने पूछा। बिल्लियां? मुझे लगता है कि मैं करता हूं। उसने ईमानदारी से उसे जवाब दिया, फिर उसने देखा कि योको ओकिनो कैफे की खिड़की से झांक रही थी। अंदर जाना चाहते हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता। हम? मुझे लगता है कि बिल्लियां प्यारी होती हैं, लेकिन मैंने इससे पहले कभी किसी बिल्ली के साथ बातचीत नहीं की है। योको ओकिनो ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जब से वह एक मशहूर आइडल बनी, तब से उनकी एजेंसी और मैनेजर ने उन्हें जानवरों के आसपास रहने से सख्ती से मना किया था, क्योंकि उन्हें चोट लगने का डर था। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। हायाशी योशिकी मुस्कुराई। कोई बात नहीं। मैं यही हूं।
उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे कैट कैफे की ओर ले गया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद योको ओकिनो उसके पीछे पीछे चली गई। अध्याय 60 से 60 बिल्लियों से अभिभूत जेपीजी। दरअसल जब मैं बच्चा था तब मेरे परिवार के पास एक बिल्ली थी, लेकिन यह बहुत ही उग्र था और कभी कभी जब मैंने इसे छूने की कोशिश की तो मुझे चोट लग गई। योको ओकिनो ने अपने अतीत के बारे में हिचकिचाते हुए बात की। हालांकि इससे उसे कोई मनोवैज्ञानिक आघात नहीं पहुंचा, लेकिन तब से उसने बिल्लियों के करीब जाने की कोशिश नहीं की है। हायाशी योशिकी ने ध्यान से सुना। हालांकि वह सुन रहा था, लेकिन इस समय वह जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इस समय वह बिल्लियों से घिरा हुआ था। रैगडॉल्स, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, रशियन ब्लूज, चिंचिला, तरह तरह की बिल्लियां उसे घेरे हुए थीं। हालांकि उनके नाखून सावधानी से काटे गए थे, फिर भी वे उससे चिपकी रहती थीं और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थीं। कुछ ज्यादा ही चतुर पक्षी तो पास के फर्नीचर से कूदकर उसके कंधों पर बैठ गए और उतरते ही खुशी से म्याऊं की आवाज निकालने लगे। बिल्लियों से अभिभूत .jpg। कैट कैफे में आने वाले ग्राहकों के अलावा वहां के वेटर और मालिक ने भी ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। क्या उसका परफ्यूम कैटनिप से बना है? वेटरों में से एक ने अनुमान लगाते हुए कहा। लेकिन जहां तक मुझे याद है, यूचान को कैटनिप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यूचान एक बहुत मोटी और भारी भरकम बिल्ली थी। उछलने की ऊर्जा न होने के कारण वह इस समय हायाशी योशिकी की पैंट के पांव को अपने पंजों से सहला रही थी। लगभग 1/3 बिल्लियां कैटनिप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं, फिर भी आज कैफे में लगभग हर बिल्ली उसकी ओर आकर्षित हुई। योको ओकिनो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह बिल्लियों से ईर्ष्या कर रही थी या हायाशी योशिकी से। वह स्वयं। रुको, अगर तुम सब मुझ पर चढ़ जाओगे तो यह सचमुच बहुत भारी हो जाएगा। क्या आप नीचे उतर सकते हैं, कृपया? हायाशी योशिकी ने बिल्लियों को धीरे से भगाने की कोशिश की। सच कहूं तो उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि एक बार किसाकी एरी के लॉ ऑफिस में उसकी बिल्ली ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था, लेकिन उसने सोचा था कि यह महज एक अलग घटना थी। बिल्लियों के झुंड से आखिरकार छुटकारा पाने के बाद हायाशी योशिकी ने एक चिंचिला बिल्ली का बच्चा चुना जो उसे पसंद आया, उसे अपने साथ लाया और कर्मचारियों की प्रशंसा भरी निगाहों के बीच बैठ गया। वह और योको ओकिनो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हायाशी योशिकी ने मेनू पर एक नजर डाली और अंततः केवल 2 पेय पदार्थों का ऑर्डर दिया। क्या यह काफी है? उसने पूछा। हाँ, मेरा पेट अभी भी काफी भरा हुआ है। बिल्ली का बच्चा। म्याऊ म्याऊ। योको ओकिनो अभी बोल ही रही थी कि हायाशी योशिकी के बगल में बैठा सुनहरा चिंचिला खड़ा हो गया और उत्सुकता से मेज की ओर देखने लगा। उन्होंने तुरंत बिल्ली की म्याऊ की नकल करते हुए उसका अभिवादन किया। लेकिन बिल्ली का बच्चा चौंक गया लग रहा था। वह तुरंत सिकुड़कर मेज के नीचे छिप गया। योको ओकिनो स्पष्ट रूप से निराश दिख रही थी। वह सचमुच बिल्ली के बच्चे को सहलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिल्ली का बच्चा उसका स्वागत नहीं कर रहा था। हालांकि कैट कैफे में ग्राहकों को बिल्लियों के पास जाने या उन्हें प्यार से अपनी मेजों पर लाने की अनुमति थी, लेकिन उनके बचपन के अनुभव ने उनमें ऐसा करने का साहस नहीं छोड़ा। यह देखकर हायाशी योशिकी अपनी सीट से उठे, बिल्ली को उठाकर लाएं और उसकी आश्चर्यचकित निगाहों के बीच उसके बगल में बैठ गए। योशिकी कुन, अगर सिर्फ मेरे शरीर पर ही बिल्ली के बाल हों तो यह ठीक नहीं होगा, है ना? बिल्ली के बाल? हायाशी योशिकी ने आज काले कपड़े पहने थे और उनके कपड़ों से चिपकी हुई फर विशेष रूप से ध्यान खींच रही थी। यह देखकर योको ओकिनो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बूथ के कोने में दुबकी हुई, उसने अपना मास्क और धूप का चश्मा उतार दिया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वह सावधानीपूर्वक उसके कपड़ों से बिल्ली के बाल निकालने लगी। यह एक बहुत ही सरल इशारा था, लेकिन हायाशी योशिकी को अपने सीने में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसे यकीन नहीं था कि योको ओकिनो ने उसे देखते हुए देखा या नहीं, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और धीरे धीरे चिंचिला के बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। उस कोमल, गर्म अनुभूति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सावधानीपूर्वक हायाशी योशिकी के पहले वाले हाव भाव की नकल करने की कोशिश की और बिल्ली के बच्चे की ठुड्डी के नीचे धीरे से सहलाया। जब बिल्ली का बच्चा संतुष्टि से गुर्राने लगा, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। आपको क्या लगता है? मजेदार अनुभव रहा होगा, है ना? उनकी मधुर आवाज योको ओकिनो के कानों तक पहुंची और उन्होंने सहज ही सिर हिला दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों कितनी करीब बैठे हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म झलक रही थी। हम्मा, मजा आ रहा है। लेकिन तुम पहले कमाल के थे। मैंने कभी किसी को बिल्लियों द्वारा इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। सच कहूं तो ऐसा अनुभव मैंने पहली बार किया था। हायाशी योशिकी ने थोड़ा हैरान होते हुए जवाब दिया। क्या इसका किसी तरह से उस मृत्यु की आभा से संबंध हो सकता है जिसका जिक्र कोइजुमी होंगको ने एक बार किया था? एक कहावत तो यह भी है कि बिल्लियां मौत की ओर आकर्षित होती हैं। नहीं, यह तो एक बेतुका विचार है। वह खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। कैट कैफे में मिलने वाले पेय पदार्थ कुछ खास प्रभावशाली नहीं थे। कुछ घूंट पीने के बाद दोनों ने अपना ज्यादातर समय बातें करने और बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने में बिताया। जब रात काफी हो गई तो योको ओकिनो ने अपने धूप के चश्मे और मास्क वापस पहन लिए और दोनों चुपचाप बाहर निकल गए।
अब लगभग 9 बज चुके थे। क्या आपको किसी निश्चित समय पर वापस आना होगा, योको? हम्मा। शायद 10 या 12 के आसपास। योको ओकिनो 11 कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, उसने अनजाने में उन्हें वापस दबा दिया। 12। हायाशी योशिकी ने बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ देखा ही न हो। शांत और मनमोहक मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा, क्या आप कुछ पीने चलना चाहेंगे? शराब? हाँ। अगर यह थोड़ा सा ही है, तो ठीक रहेगा। उसका ठहराव झिझक से ज्यादा विनम्रता को दर्शाता था। हायाशी योशिकी ने उसे एक शांत और आरामदायक माहौल वाले बार में ले जाने का फैसला किया। बेशक, ऐसी जगह पर पकड़े जाना जनसंपर्क के लिहाज से एक बुरा सपना होता, इसलिए उन्होंने पूरे रास्ते अतिरिक्त सावधानी बरती।